नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम एकेडमी झारखंड में। आइए आज हम लोग जेटेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जेटेट एग्जाम से संबंधित। और आज का टॉपिक है इतिहास लेखन के स्रोत। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अगर आपका पीडीएफ चाहिए इसका तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग पहला प्रश्न चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आप इतिहास लेखन के स्रोत पढ़ रहे हैं तो ये प्रश्न पहला और महत्वपूर्ण है कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, मेगास्थनीज, हेरोडोटस, प्लेनी या टॉलमी। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा हेरोडोटस। हेरोडोटस एक यूनानी लेखक थे। इन्होंने ही अपनी किताब में भारत से संबंधित अपना विवरण लिखा था, जिस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। और इसी के साथ भारत से संबंधित जो भी इतिहास में कुछ चीजें मिलती हैं वो हिस्टोरिका से मिलती हैं। और इसका लेखक कौन थे? हेरोडोटस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? ऑप्शन है सुकरात, अरस्तु, हेरोडोटस या थुसिडाइस। तो इसका भी वही जवाब होगा जिन्होंने जिन्होंने हिस्टोरिका लिखा। और इसका सही जवाब है हेरोडोटस। हेरोडोटस को ही इतिहास का पहला पहला इतिहासकार माना जाता है, इसीलिए इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसकी विशेषता यही थी कि इन्होंने हेरोडोटस ने अपने जीवन में ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित रूप से दर्ज किया, उसे लिखा, इसलिए इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। किसने कहा? तो एक रोमन दार्शनिक थे, सिसरो। सिसरो ने ही इसे इतिहास का पिता कहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत किसे माना जाता है? ऑप्शन है सिक्के, अभिलेख, स्मारक या चित्रकला। तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा अभिलेख। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सबसे प्रामाणिक स्रोत किसे माना जाता है? तो ये है अभिलेख। क्यों माना जाता है? क्योंकि अभिलेख क्या होता है, ये पत्थरों पे लिखी हुई चीजें होती हैं, पत्थरों पे उकेरे हुए शब्द होते हैं, इसलिए। और इसकी विशेषता यह होती है, ये समय के साथ बदलते नहीं है। अगर कोई चीज पत्थर पे लिखी हुई है तो वह पत्थर पे लिख खुदी हुई है तो परमानेंट रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। इसलिए सबसे प्रामाणिक स्रोत अगर किताबों पे लिखी जाती है तो वो एक समय के बाद मिट जाती है, खराब हो जाती है, इसमें कीड़े लग जाते हैं, चोरी हो जाती है, जल जाती है। और पत्थरों पे जो अभिलेख होते हैं उसको एक ऑथेंटिक माना गया है। किताबों को माना गया, लेकिन अगर सबसे प्रामाणिक बोला जाए तो अभिलेख होगा, इतिहास के स्रोतों को जानने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पुराने अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त या कनिष्क। तो जो इसका सही जवाब है वह है अशोक। अशोक के अभिलेख जो हैं वो सबसे पुराने माने जाते हैं। वैसे तो हड़प्पा सभ्यता के समय में भी काफी अभिलेख मिले हैं, कुछ लिपि मिली है, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका। इसके कारण अगर ऑथेंटिक माना जाए तो वो है अशोक, मौर्य सम्राट अशोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे मिली थी? विंसेंट स्मिथ, जेम्स प्रिंसेप, विलियम जोन्स या दयाराम सानी। तो इसका सही जवाब है, इसको पहले मिटा देते हैं, हटा देते हैं, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप के द्वारा मिली थी। ये जेम्स प्रिंसेप कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, जिन्होंने जो अशोक के अभिलेख थे जो कि ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी, उसको ये क्या कर सकते हैं कि मतलब कूट वाचन करने में इन्होंने सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को किस वर्ष पढ़ा? ये
ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। तो इन्होंने 1837 में सबसे पहले दिल्ली में स्थित है एक टोपरा स्तंभ। टोपरा स्तंभ पर लिखी हुई थी ब्राह्मी लिपि में, अंकित। तो अशोक के अभिलेखों को इन्होंने सबसे पहले पढ़ा ब्राह्मी लिपि में, जेम्स प्रिंसेप 1837 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, एशिया माइनर स्थित बोग बोगज कोई अभिलेख किस काल का है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा लगभग 1400 ईसा पूर्व। एशिया माइनर स्थित बोगज कोई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व का है। कहाँ पे है? तो ये है वर्तमान के तुर्की में बोगज कोई नामक स्थान पे 1400 ईसा पूर्व एक अभिलेख मिला है, जहां से पता चलता है कि भारत में आर्यों के आगमन की स्थिति कैसी थी और क्या थी, यानी उसके पूरे सिद्धांत को समझने में जो वस्तु स्थिति है वो मिलती है बोगज कोई से, आर्यों के आगमन का भारत में 1400 ईसा पूर्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगज कोई अभिलेख में किन वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। बोगज कोई अभिलेख जो कि बोगज कोई तुर्क में है, वहां के अभिलेख से ये पता चलता है कि भारत में आर्यों का आगमन कैसे और किस प्रकार से हुआ, और वहां के मतलब वहां के उस अभिलेख में वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। तो कौन कौन से वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं? ऑप्शन है इसका, ऑप्शन छोड़ते हैं, आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका जो है कि इंद्र, मित्र, वरुण और ना सत्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में उत्कीर्ण किए गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आप VVI कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आई थिंक इसका क्वेश्चन आप सबको मालूम होगा क्योंकि इसके पहले हमने इसको बता दिया है, और ये होगा ब्राह्मी लिपि में। अशोक के अधिकांशतः अभिलेख ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। कुछ अभिलेख प्राकृत लिपि में पाए गए हैं, प्राकृत भाषा में पाए गए हैं, लेकिन मैक्सिमम ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। तो इसका सही जवाब होगा ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेखों में किस लिपि का प्रयोग हुआ है? ये इंपॉर्टेंट। उत्तर पश्चिम भारत, देवनागरी, खरोष्टी और तेलुगु या तमिल। तो इसका जो सही जवाब है वह है खरोष्टी। वर्तमान में अगर हम देख ले तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में जो अशोक के अभिलेख मिले हैं वो खरोष्टी लिपि पे है। खरोष्टी लिपि क्या है? खरोष्टी लिपि आपको दाएं से बाएं को लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सही जवाब है खरोष्टी लिपि। उत्तर पश्चिम भारत से प्राप्त अशोक के अभिलेख जो कि वर्तमान में पाकिस्तान, अफगानिस्तान को जोड़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन भारत के सिक्कों को क्या कहा जाता है जिन पर कोई लेख नहीं होता था, केवल चिन्ह होते थे? दिनार, ड्रम, आहत सिक्के जिसे पंचमार्क कॉइन कहते थे, और टंका। तो जो इसका सही जवाब होगा, प्राचीन भारत के सिक्कों को क्या कहा जाता था जिसमें कोई लेख नहीं होते थे, तो उसे उसका सही जवाब है आहत सिक्के, यानी इसको इंग्लिश में कह सकते हैं पंच मार्क कॉइन। और इसे माना जा सकता है कि भारत के सबसे प्राचीन सिक्के यही थे, जो कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे। इसमें क्या होता था, किसी धातु पे, इस प्रकार का कोई धातु हुआ करता था, इस पे एक ठप्पा मारा जाता था, इसे भी प्रकार का ठप्पा मारा जाता था, चाहे कोई स्टार मारा जाता था, और या फिर किसी और विशेष चीजों का चित्र मारा जाता, जैसे पेड़ का, सांड का, मछली का, चांद का।
ये सब चित्र मारा जाता था, जो पंचिंग किया जाता था, तो जो पंच मार्क पॉइंट कहते थे। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्के माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाला से सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किस राजवंश को जाता है? 4 ऑप्शन है, चारों में देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें जो सबसे पहले जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए वह राजवंश था हिंद यवन, इंडो ग्रीक शासक। ये कौन थे? इंडो ग्रीक शासक। यहाँ के राजाओं ने सबसे पहले व्यवस्थित रूप से सोने के सिक्के जारी किए, और उस सिक्के पे सोने के सिक्के इस प्रकार से होते थे, और उस पे राजा का नाम अंकित होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल, मौर्य काल, कुषाण काल या सातवाहन काल? तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा कुषाण काल। सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के कब जारी किए गए? कुषाण काल में। और कुषाण काल में अगर देखा जाए तो कनिष्क के शासन काल में सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के किस काल में जारी किए गए? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके पहले क्या था कि सबसे पहले, सबसे पहले उसके बाद सबसे शुद्ध, और उसके बाद सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसके काल में किए गए? यह होगा ऑप्शन में गुप्त काल। गुप्त काल के जितने भी राजा हुए उन्होंने सबसे अधिक संख्या में सोने के सिक्के जारी किए गए, और उस समय गुप्तकालीन काल में सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा को वीणा बजाते हुए किस शासक राजा को वीणा बजाते हुए किस शासक के सिक्कों पर दिखाया गया, जिससे उसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर अशोक। तो इसका जो सही जवाब है वह है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त सम्राट के एक राजा थे, समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के। उन्हीं के काल में देखा गया कि कुछ सिक्कों पे वह एक आसन पर बैठ के वीणा बजाते हुए दिखाया गया, और इससे एक पता चलता है, ये एक साक्ष्य है, और इससे पता चलता है कि वह एक कुशल संगीतज्ञ थे। कौन? समुद्रगुप्त। 16 नंबर क्वेश्चन है, किस प्राचीन ग्रंथ को पंचम वेद भी कहा जाता है? महाभारत और पुराण, ऋग्वेद, उपनिषद और या फिर अरण्य? तो पंचम वेद जो कहा जाता है वह है सही जवाब महाभारत और पुराण। महाभारत को पंचम वेद की पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी? क्वेश्चन नंबर 17, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए, पुराणों की कुल संख्या 18 है। भारतीय पौराणिक परंपरा में पुराणों की कुल संख्या को 18 बताई गई है। इसकी रचना का संकलन या फिर श्रेय लोमहर्ष लोमहर्ष ऋषि को दिया जाता है, और इनके ही पुत्र थे, सॉरी, उग्र श्रवा। लोमहर्ष और इनके पुत्र उग्र श्रवा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने ही 18 पुराणों की संकलन और रचना का इनको श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन।
सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये भारतीय इतिहास के अभिलेखों में काफी मायने रखता है, क्योंकि इससे हमें पढ़ने के बाद काफी सारी जानकारियां मिलती है। इसलिए पुराणों को इतिहास में काफी महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। तो इसका है सबसे प्रामाणिक पुराण किसे माना जाता है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण या भागवत पुराण। अगर आपको इसका सही जवाब मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स पे इसका सही जवाब दे सकते हैं, लेकिन तत्काल हम इसका सही जवाब आपको बताते हैं। वह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मत्स्य पुराण। सभी 18 पुराणों में मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन और प्रमाणिक और ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माना गया। मत्स्य पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, मौर्य वंश की जानकारी मुख्य रूप से किस पुराण से मिलती है? विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण। देखिए, मौर्य वंश हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, और इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पुराण से मिलती है। तो जो इसका सही जवाब होगा, पहले इसको हम हटा लेते हैं, वह है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण से मौर्य वंश के राजाओं की पूरी वंशावली और उनके समय की पूरी राजनीतिक स्थिति की पूरी ऐतिहासिक जानकारी कहाँ से मिलती है? मौर्य वंश की विष्णु पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, गुप्त वंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला प्रमुख पुराण कौन सा है? देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़ लिए मौर्य वंश। मौर्य वंश का था विष्णु पुराण। अब आते हैं गुप्त वंश। तो गुप्त वंश का जो सही जवाब होगा गुप्त वंश का, वो होगा वायु पुराण। वायु पुराण मुख्य रूप से गुप्त राजाओं की शासन व्यवस्था और उसके पूरे साम्राज्य की जानकारी, साम्राज्य के सीमाओं की जानकारी, सब कुछ मिल जाती है। एक ऐतिहासिक स्रोत जिसे माना जाता है किसे? वायु पुराण का। तो गुप्त गुप्त वंश। इसके पहले आपको याद रखना है कि मौर्य वंश का विष्णु पुराण और गुप्त वंश का वायु पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का क्वेश्चन है, प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? ये बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपने कभी इतिहास पढ़ा है, 9th 10th 11th 12th, तो आपको मालूम होगा जनरली सभी एग्जामों में ये प्रश्न पूछा ही जाता है, इसलिए इसका आसान जवाब है, और ये है कौटिल्य, चाणक्य जिसे कहा जाता है। प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये एक थोड़ी सी इसके जानकारी दे देते, इसकी व्याख्या कर देते हैं। मौर्य शासन काल में सबसे पहले ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और उनके गुरु बने, जो इनका नाम था चाणक्य। चाणक्य कहा जाता था, वैसे इनका नाम कौटिल्य था। और इन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता था। काफी तेज तर्रार दिमाग के थे, शासन चलाते थे चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत में रह के। और इन्होंने मौर्य कालीन इतिहास को समझने के लिए अर्थशास्त्र की रचना की थी, कौटिल्य ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ये हटा देते हैं सब। हम उम्मीद करते हैं आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल ना करें, व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप करने पे मैं आपको एक ग्रुप से जोड़ दूंगा, उस ग्रुप में मैं डेली पीडीएफ डालता हूँ। तो उस पीडीएफ में ये सभी पीडीएफ होते हैं, तो आपको सभी मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पे आधारित पुस्तक है? अभी जो हमने पढ़ा, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री रहे, गुरु रहे, गुरु कौटिल्य, जिन्होंने लिखा अर्थशास्त्र, मौलकालीन इतिहास को लिखा। तो सबका संबंध किससे है? क्या वो अर्थशास्त्र और व्यापार से है? क्या वो राजनीतिक और लोक प्रशासन से है? क्या वो धार्मिक अनुसंधान से है? या फिर दर्शन शास्त्र से है? तो इसका जो सही जवाब होगा, इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किसके लिए की है? अर्थशास्त्र के लिए नहीं। तो सही जवाब होगा राजनीतिक और लोक प्रशासन के लिए। बड़ा विचित्र है कि अर्थशास्त्र की रचना के बावजूद यह, क्या ये अर्थशास्त्र से संबंधित थे? नहीं। तो अर्थशास्त्र होने के बावजूद भी यह मूल रूप से राज्य शास्त्र के बारे में चर्चा हुई है, लोक प्रशासन के बारे में चर्चा हुई है, राज्य की राजनीति के बारे में चर्चा हुई है, राज्य के राजाओं के बारे में चर्चा हुई है, राजाओं के कर्तव्यों के बारे में चर्चा हुई है।
सप्तांग सिद्धांत के बारे में चर्चा हुई है और इस पे पूरी ये एक विस्तृत व्यवहारिक पुस्तक है। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। इसका सही जवाब होगा राजनीतिक और लोक प्रशासन पे यही हुई। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन इसका बी है, ना कि ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है जिसे भारत का पहला प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है? बिलहन, कलहन, तारानाथ या क्षेमेंद्र? तो इसका जो सही जवाब है, तो भाई हटा लेते हैं, ये है कलहन। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? कलहन। कलहन 12वीं शताब्दी में हुए कलहन, और इन्होंने ही राजतरंगिणी लिखा, पुस्तक राजतरंगिणी। और इसे भारत का पहला पूर्णतः ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है क्योंकि इसमें घटनाओं को बिना अतिशयोक्ति, मतलब बिना बढ़ाए चढ़ाए क्रम के अनुसार लिखा गया है। कलहन के द्वारा राजतरंगिणी लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी में मुख्य रूप से कहाँ का इतिहास का वर्णन है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये कई बार प्रश्नों में पूछा गया, मगध, कश्मीर, गुजरात या बंगाल? तो इसका सही जवाब है वह है राजतरंगिणी, जो कि कलहन के द्वारा लिखी गई है। कश्मीर के बारे में मुख्य रूप से राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ ही होता है राजाओं की नदी। इसमें 12वीं सदी तक जो भी कश्मीर में घटनाएं हुई, 12वीं सदी तक, जो वहां के राजा हुए, जो वहां के शासक हुए, उनका पूरा विवरण विस्तृत रूप से, ऐतिहासिक रूप से दर्ज है किसमें? राजतरंगिणी में, कश्मीर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली इतिहास लेखन के स्रोत में यह प्रश्न आता ही है। पतंजलि, पाणिनि, कात्यायन या कालिदास? तो ये आपको याद रखना है, इसका सही जवाब क्या होगा? अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? पाणिनि। महर्षि पाणिनि, इनका पूरा नाम था महर्षि पाणिनि। इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की, किसमें की? संस्कृत में। और इसे संस्कृत व्याकरण का पहला प्रमाणिक ग्रंथ भी माना जाता है। ये मौर्य काल के शासन में रहे। मौर्य काल के पहले के भारत की राजनीति और सामाजिक दशा की जानकारी भी अष्टाध्यायी से मिलती है और महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये 26 नंबर का क्वेश्चन है। तुंग वंश के इतिहास की जानकारी देने वाले ग्रंथ महाभारत की रचनाकार कौन है? तुंग वंश। ऑप्शन है पाणिनि, पतंजलि, कालिदास या भारवी? तो जो इसका सही जवाब होगा, शुंग वंश के इतिहास की जानकारी देने वाले ग्रंथ जो महाभाष्य है, उस, उसके रचनाकार पतंजलि है। महर्षि पतंजलि शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो पतंजलि थे, सॉरी, थोड़ा सा, पतंजलि थे ये शुंग वंश के जो राजा थे, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र के एक पुरोहित थे और इन्होंने ही महाभाष्य लिखा, जो कि तुंगकालीन इतिहास और वहां पे जो आक्रमण हुए, यवनों को जो वहां आक्रमण हुआ था, उसकी जानकारी मिलती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? बहुत बड़ा इतिहासकार था कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला यूनानी राजदूत कौन था? यूनान से राजदूत आया था और बहुत अच्छा ही लेखक था। सही जवाब है इसका मेगस्थनीज। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाले यूनानी राजदूत मेगस्थनीज था। ये यूनान के शासक था। सेल्यूकस, सेल्यूकस निकेटर कह देते हैं, उसका राजदूत था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जहाँ पाटलिपुत्र भेजा गया था। सही जवाब होगा मेगस्थनीज। क्वेश्चन नंबर 28, 28 नंबर क्वेश्चन। मेगस्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या? देखिए, अभी मेगस्थनीज की चर्चा हुई और अगला क्वेश्चन क्या है कि उसके द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम था? तो आंसर ही देख लेते हैं। सही जवाब है इंडिका। इंडिका में मेगस्थनीज ने मौर्यकालीन साम्राज्य, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन, उसकी सैन्य व्यवस्था और भारतीय समाज, जो कि उस समय 7 जातियों में बटा हुआ था, उसके बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है इंडिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन
प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखी गई पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन? प्रथम शताब्दी, टॉलमी, प्लिनी या स्ट्रेबो या आरियन? तो जो इसका आसान सा है, इसका भी प्रश्न बहुत इजी है और इसका आंसर आप सबको आई थिंक मालूम ही होगा कि प्रथम शताब्दी ईस्वी में लिखे गए पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे? वो थे प्लिनी। प्लिनी एक रोमन लेखक थे, यहाँ लिख देते हैं। प्लिनी एक रोमन लेखक थे जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री किताब लिखी और इसमें भारत और रोम साम्राज्य यानी रोमन साम्राज्य के बीच में होने वाले व्यापार, खनिज, पौधों का पूरा विवरण मिलता है कि इसमें नेचुरल हिस्ट्री जो कि प्लिनी के द्वारा लिखा हुआ। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस अज्ञात यूनानी लेखक की पुस्तक से भारत के बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं की विस्तृत जानकारी मिलती है? किस अज्ञात यूनानी लेखक की पुस्तक से? तो ऑप्शन है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडो रोमन ट्रेड या हिस्टोरिकल। तो जो इसका सही जवाब होगा वो वह होगा, इसको हटा देते हैं, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये किताब लगभग सॉरी 80 से 100 ईस्वी के बीच लिखी गई एक किसी अज्ञात यूनानी नाविक के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें इस किताब से यह पता चलता है कि फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले जो भारतीय व्यापार थे वो किस प्रकार से होते थे, और इसी किताब से उस पूरे व्यापार का सबसे सटीक ऐतिहासिक वर्णन या फिर दस्तावेज के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फायान इसके शासनकाल में भारत आया था? इसके पहले हम लोग ने पढ़ा कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था। अब आता है मेगास्थनीज के बाद कौन आ गया? तो फायान आ गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो मेग सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो गई। तो फायान जो आया था वह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता था। अब ये फायान कौन था? चीनी बौद्ध भिक्षु फायान, जो कि 5वीं शताब्दी की शुरुआत में ही गुप्त साम्राज्य गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। और वर्तमान के जो मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है उस जगह पे इन्होंने काफी भ्रमण किया और वहां की जनता को समृद्ध और सुखी बताया था। तो फायान किसके शासनकाल में आया था? मेगास्थनीज तो आपने जान गया। फायान किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। चंद्रगुप्त प्रथम के काल में कौन आया था? तो आपको मालूम होगा कि कौन आया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, चीनी यात्री हेन सांग किस भारतीय सम्राट के शासन काल में भारत आया था? अब आते हैं हेन सांग। हेन सांग किस भारतीय सम्राट के शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त की बात हो गई, चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो गई, तो अब स्वाभाविक है कि हर्षवर्धन जो ऑप्शन होगा सही होगा, हर्षवर्धन। हेन सांग हर्षवर्धन के शासन काल में आता है। ये चीनी यात्री था। ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था और इसका मुख्य उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करना, और यह नालंदा विश्वविद्यालय में गया और वहां पढ़ने के लिए गया। और उस समय शासनकाल किसका था? तो हर्षवर्धन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेन सांग हेन सांग की यात्रा वृत्तांत वृत्तांत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सी यू की। हेन सांग जो यात्रा वृत्तांत है वो सीयू की, यानी इसको कहते हैं पश्चिमी दुनिया का रिकॉर्ड, पश्चिमी दुनिया के बारे में जानकारी एकत्रित करना। इसमें हर्षकालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक नीतियों का, स्थितियों का विस्तृत वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? प्रसिद्ध अरबी लेखक अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, चंगेज खान या तैमूर लंग?
तो जो उसका सही जवाब होगा वह होगा, बता देते हैं, मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी उज्बेकिस्तान का रहने वाला था। मोहम्मद गजनवी उज्बेकिस्तान का रहने वाला था, और यह अपने साथ प्रसिद्ध विद्वान अल बरूनी को लेकर 11वीं 11वीं शताब्दी में भारत पर आया था। 11वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करने वाला सुल्तान मोहम्मद गजनवी के साथ यह भारत आया था। कौन? अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल बरूनी द्वारा लिखित भारत के इतिहास पर प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा? गजनवी के साथ आने वाला अल बरूनी ने कौन सा किताब लिखा जिसमें भारत के बारे में जानकारी मिलती है? उसका सही जवाब है किताब उल हिंद, यानी तहकीक हिंद। दो अलग अलग नाम है, किताब उल हिंद या फिर तहकीक हिंद। अल बरूनी ने इसे अरबी भाषा में लिखा था। अल बरूनी ने इसे अरबी भाषा में लिखा था। और क्या लिखा था आपको मालूम होगा? 11वीं सदी में आया था मोहम्मद गजनवी के साथ। इसमें भारत के धर्म की जानकारी है, धर्म की जानकारी है, दर्शन की जानकारी है, त्योहारों की जानकारी है, उसमें जो भारत में खगोल विज्ञान थे उसकी जानकारी है, भारत के सामाजिक जीवन की जानकारी है, भारत में रीति रिवाजों की जानकारी है। सब कुछ इसमें एक तरह से देखा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, वो भी निष्पक्ष स्रोतों के माध्यम से। ये सब चीजें उनके द्वारा लिखी गई थी, अल-बरूनी के द्वारा, किताबुल हिंद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन। मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासन काल में दिल्ली आया था? तो ये थे, इसका सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को, अब मोरक्को के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। यह अफ्रीकी यात्री था, क्योंकि मोरक्को ही अफ्रीका में है, तो अफ्रीकी यात्री था। इसका नाम इब्न बतूता था, और ये लगभग 1333 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता से इतना प्रभावित हुआ कि उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। इब्न बतूता को, इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया उस समय दिल्ली सल्तनत में, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। काजी को एक तरह से हम यहाँ पे न्यायाधीश भी कह सकते हैं, दिल्ली का न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता की यात्रा वृतांत का नाम क्या था? सफरनामा, रेहला, कुतुब उस सलातीन, या तबाकात ए नासिर। तो इसका जो सही जवाब होगा हटा देते हैं, और इसका सही जवाब है रेहला। इब्न बतूता ने अपनी पूरी यात्रा का वृतांत अरबी भाषा में लिखा। पुस्तक का नाम था रेहला। और उस समय के तुगलक काल की जो वहां के उस समय के जो राजा थे, मोहम्मद बिन तुगलक, उस काल के पूरी सामाजिक जीवन व्यवस्था, उस समय के राजा का पूरा चरित्र का विवरण, डाक व्यवस्था, इस सब की जानकारियां लिखी थी, और उसके वजह से आज हमें उन सब की जानकारियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक कौन है जिससे मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है? सही जवाब है विशाखा दत्त। गुप्त काल में विशाखा दत्त द्वारा लिखे गए नाटक मुद्रा राक्षस से यह जानकारी मिलती है कि किस प्रकार से चाणक्य की सहायता से विशाखा दत्त द्वारा लिखी पुस्तक मुद्रा राक्षस किस प्रकार से पता चलता है कि जिस चाणक्य की हमने बात की थी, उस चाणक्य के सहयोग से, सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को समाप्त कर दिया, पूरी तरह से नाश कर दिया, और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह हमें मुद्रा राक्षस से मिलती है। चलिए 39 क्वेश्चन देखते हैं। गुप्तकालीन समाज और संस्कृति पर प्रकाश डालने वाले नाटक मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? ये सभी प्रश्न आपके जेटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूरी तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग है। गुप्तकालीन समाज में संस्कृति पर प्रकाश डालने वाले नाटक मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? कालिदास, शूद्रक, विशाखादत्त, या दंडी? इसका जो सही जवाब होगा वो होगा शूद्रक।
शूद्रक ही है जो मृच्छकटिकम के लेखक हैं। शूद्रक मृच्छकटिकम के लेखक। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी की छोटी गाड़ी। ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई एक गुप्तकालीन नाटक है, और इसको जानना भी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसमें राजा के बजाय समाज के आम नागरिकों, वहां के व्यापारी, वहां की सेना की कहानी बताई गई है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि मिर्च कटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। और शूद्रक के द्वारा जब बताई गई है कि राजा के अलावा समाज में जो लोग रह रहे हैं, वहाँ के आम नागरिक, आम व्यापारी और सेना है, उनकी स्थिति क्या है, वो एक नाटक के माध्यम से गुप्तकालीन समय के कालों के बारे में बताया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर। सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित हर्षचरित नामक की रचना किसने की? बाणभट्ट, हेमसंग, हरिसेन या बिल्हन? तो जो इसका सही जवाब है वह है बाणभट्ट। बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में एक महान कवि हुआ करते थे। उन्होंने ही हर्ष चरित्र की रचना की, जो कि भारतीय इतिहास में किसी राजा का पहला उसका अपना निजी व्यक्ति जीवन चरित्र है। ठीक है। बाणभट्ट के द्वारा रचित हर्ष चरित्र किसी राजा का पहला उसका जीवन चरित्र दिया गया। तो सबसे पहला प्रश्न ये भी आ सकता है कि किसी राजा का पहला विस्तृत जीवन चरित्र किसका रहा? तो हर्षवर्धन का। किसके द्वारा लिखे गए? बाणभट्ट के द्वारा। क्या नाम रहा? तो हर्षचरित्र। हर्षचरित्र से पता चलता है कि हर्षवर्धन के पूरे चरित्र के बारे में, जो कि वहां के बाणभट्ट उसके ही दरबार के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी, जो समुद्रगुप्त के इतिहास के मुख्य स्रोत माने जाते हैं? मुख्य स्रोत है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। बाणभट्ट, हरिसेन, वीरसेन या कौटिल्य? तो जो सही जवाब है वह है हरिसेन। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के जो एक संधि शासक होते हैं, तो दरबारी कवि जो उनके थे हरिसेन, ने ही इलाहाबाद के शोक स्तंभ पर प्रयाग प्रशस्ति की रचना की, जिसमें पूरी तरह से समुद्रगुप्त के विजयों और उसकी जो व्यापारिक नीतियां थी, उसकी जो सैनिक नीतियां थी, उसका विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास को जानने के लिए मुख्य स्रोत एहोल अभिलेख के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब होगा रवि कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। कलिंग राजा खारवेल के इतिहास को जानने का एकमात्र मुख्य स्रोत कौन सा अभिलेख है? कलिंग राजा खारवेल को इतिहास को जानने का एकमात्र मुख्य स्रोत कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, एहोल अभिलेख या फिर भीतरी स्तंभ अभिलेख? तो जो इसका सही जवाब होगा वह होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? ये उड़ीसा का भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पे स्थित है हाथी गुम्फा अभिलेख, जहां से कलिंग के चेदी वंश के महान शासक खारवेल के जीवन और उसके सैन्य अभियानों की चर्चा मिलती है। कहाँ पे है? ये है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है और जिसे पहला बड़ा अभिलेख माना जाता है? रुद्र दामन। तो किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है प्राकृत, पाली, संस्कृत या अपभ्रंश? तो जो सही जवाब है वह है संस्कृत। जूनागढ़ अभिलेख जूनागढ़ गुजरात में, गुजरात के गिरनार में। लिख देते हैं गुजरात के गिरनार में स्थित है जूनागढ़ जूनागढ़ अभिलेख। और ये संस्कृत भाषा में लिखी गई और काव्य शैली में लिखा गया पहला सबसे लंबा और महत्वपूर्ण अभिलेख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है?
सती प्रथा के बारे में हम लोग ने पढ़ा है, तो यह एरन अभिलेख से मिलता है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है एरन अभिलेख। यहीं से भारतीय इतिहास में सती प्रथा का पहला लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, 510 ईस्वी के एरन अभिलेख का संबंध किस गुप्त शासक से संबंध है? समुद्रगुप्त, भानुगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर कुमारगुप्त? तो 510 ईस्वी के एरन अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से, गुप्त राजा भानुगुप्त से है। और इस अभिलेख से हम यह जान सकते हैं कि जो हूणों का आक्रमण हुआ था उसके विरोध में, के युद्ध में भानु प्रताप का जो मित्र था और सेनापति गोपराज, वो मारा गया और उसकी मृत्यु पर उसकी पत्नी चिता पे सती हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? ऑप्शन है कल्पसूत्र, आचार्यवांग सूत्र, त्रिपिटक या फिर जातक कथा है। तो जो इसका सही जवाब है वह है कल्पसूत्र, जैन भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र। लिख देते हैं, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र, जो कि कल्पसूत्र संस्कृत में इसकी रचना की गई है। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास और तीर्थंकरों के जीवन के चरित्र की प्रामाणिकता जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और महात्मा बुद्ध के पूर्व पूर्व जन्मों की कहानियां किसमें संकलित है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत और महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कहानियां हैं वो किसमें सम्मिलित है? अंगुत्तर निकाय, जातक कथाएं, कल्पसूत्र या भगवती सूत्र? जो इसका सही जवाब होगा वह होगा जातक कथाएं। जातक कथाएं में बौद्ध धर्म के ग्रंथ सूत पिटक, सूत पिटक का हिस्सा है। इसमें महात्मा बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले के जन्मों की लगभग 550 काल्पनिक लोक कहानियां दी गई है, जो कि मौर्य पूर्व काल के सामाजिक आर्थिक जीवन को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 49 क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन। इसमें कुल 50 क्वेश्चन है, तभी हम लोग 49वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। सिक्कों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? ये ऐतिहासिक स्रोत से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जो सही जवाब होगा इसका होगा न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक्स जिसको कहते हैं मुद्रा शास्त्र। प्राचीन सिक्कों, कागजी मुद्रा, उसकी बनावट, उसकी ऐतिहासिक जो उसकी ऐतिहासिक चीजें हैं और उसका विकास है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन है, सब कुछ पढ़ा जाता है न्यूमिस्मैटिक्स में। लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे यूट्यूब आपके आज के क्लास का, अभिलेखों और प्राचीन लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अभिलेखों और प्राचीन लिपियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही जवाब है एपिग्राफी या फिर पूरा लेखा शास्त्र, पूरा लेख शास्त्र या फिर एपिग्राफी। जिसमें कि पत्थर, स्तंभ, गुफाओं, दीवारों, ताम्रपत्र, जहां पर भी सब शब्द को उकेरे गए हैं, लिखे गए, खोदे गए हैं, प्राचीन शिलालेख अभिलेखों का पूरे अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र या फिर एपिग्राफी कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टोटल 50 प्रश्न आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया है, लेकिन इसमें टोटल 100 प्रश्न है। आपको इसके पूरा पीडीएफ चाहिए तो हम आपको उसको व्हाट्सएप कर देंगे। और कृपया करके इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो आपको अच्छा लगा हो, खराब लगा हो उस पर कमेंट करें, इस वीडियो को शेयर करें। जो अभ्यर्थी जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सिलेबस के अनुसार सभी टॉपिकों को कवर किया गया है इस चैनल में और सिस्टमैटिक ढंग से किया गया है। तो आप इसमें कंटिन्यू बने रह सकते हैं। तो कंटिन्यू बने रहने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एक बेल आइकन की घंटी को दबाना होगा, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि फिर नए टॉपिक पे नया वीडियो कब आएगा। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।
एक नए टॉपिक के साथ, इतिहास के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।